हाय एवरीवन, तो आज हम लोग विजन आईएएस की मंथली मैगजीन कवर करने वाले हैं जून के मंथ के। तो इसके हम लोग कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस हमने कर लिया है, इंटरनेशनल रिलेशंस हम कर चुके हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस पे आपको 2 वीडियोस मिल जाएंगी एंड इकोनॉमी के भी 2 वीडियोस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ये तीसरा पार्ट है इकोनॉमी का, ठीक है। तो इसमें हम लोग करने वाले हैं, एक तो ये छोटा सा टॉपिक जो रह गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, देन अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन एंड न्यूज़ इन शॉर्ट्स। तो इन तीनों को ही आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको पता लग जाएगा। प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है पूरा विजन आईएएस मंथली मैगजीन जून के मंथ का। तो कोई कंफ्यूजन हो किसी भी तरीके का तो वो प्लेलिस्ट आप लोग फॉलो कर लेना, ठीक है। और इसके नोट्स वगैरह जो भी मैं इस्तेमाल करती हूँ वो अगर आप लोगों को चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है विजन आईएएस मंथली मैगजीन की तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। बाकी अगर आप लोग ऑनलाइन खरीदना चाहते हो तो मुझे कमेंट करना, मैं देखूंगी मुझे मिलता है तो मैं वो लिंक भी ड्रॉप कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फाइनली आज के अपने पहले टॉपिक के साथ, जो कि है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। इसको करने से पहले मैं एक चीज़ और बता देती हूँ आप लोगों को। हम लोग गिव अवे टाइप कर रहे हैं। इसमें मेरे पास जितने भी इकोनॉमी से रिलेटेड बुक्स हैं, रिसोर्सेज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो गए, मेंस के लिए जो मैंने प्रैक्टिस की थी क्वेश्चंस की, वो सारे नोट्स सब कुछ, मतलब वो मैं एक तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। तो इसके जो भी रूल्स वगैरह थे वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में इकोनॉमी पार्ट 2 वाली वीडियो में क्लियरली बताया था, ठीक है। तो ये तो हो गई इकोनॉमी की बात, पर इकोनॉमी के अलावा भी मेरे पास ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं, बुक्स हैं, रिसोर्सेज हैं बहुत सारे, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताना नेक्स्ट आप लोग इकोनॉमी का जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो नेक्स्ट आप लोग कौन से नोट्स चाहते हो कि मैं आप लोगों को एज अ गिव अवे मतलब दे दूं आप लोगों को, ठीक है। तो वो कमेंट करना, हिस्ट्री का चाहिए, ज्योग्राफी का चाहिए, एथिक्स हो गया, GS1 के इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, 2, 3, 4 जो आपको चाहिए वो कमेंट कर देना, ठीक है। एंड ऑप्शनल में सोशियोलॉजी था मेरे पास, तो जो भी आपको चाहिए नोट्स वगैरह वो मुझे कॉमेंट्स में बता देना, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं आज के पहले टॉपिक के साथ, जो कि है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड सब कुछ समझा दिया था, ठीक है। अब ये वो रिपोर्ट है जो कि क्या करता है, 17 पैरामीटर्स है। जैसे आपका पॉवर्टी हो गया, हंगर हो गया, ऐसे ही टोटल 17 पैरामीटर्स है। उन 17 पैरामीटर्स के बेसिस पे कंट्रीज में ये चेक किया जाता है कौन सी कंट्री है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, इन 17 पैरामीटर्स पे खरी उतर रही है एक तरीके से, ठीक है। तो वो चेक करके फिर उनको एक नंबर दिया जाता है 0 to 100। 0 सबसे वर्स्ट, 100 सबसे बेस्ट, और उसके बाद उनको एक रैंक दी जाती है, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट है इस वजह से न्यूज़ में बना हुआ है क्योंकि इंडिया ने पहली बार, जो हमारा SDG इंडेक्स है ना, पहली बार हम लोग टॉप 100 के अंदर है, 99th पोजीशन पे हैं हम लोग, इस वजह से ये न्यूज़ में बना हुआ है। तो आउट ऑफ 167 कंट्रीज हम लोग 99th पे हैं, ठीक है। नाउ तो इंडिया की जो रैंकिंग है ना 2021 में आपकी कुछ 120 के आसपास थी और 2025 में 99 है। तो ये दिखा रहा है कि हमने इस बार इम्प्रूवमेंट की है और हमारा स्कोर कितना रहा है, 67। फर्स्ट कौन रहा है इस रैंक में सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में, तो फिनलैंड है जो रैंक फर्स्ट है 87 स्कोर के साथ। इसके बाद आपका स्वीडन है, डेनमार्क है, और बाकी ये सब आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो ये है कि ये जो रिपोर्ट है ना, ये रिपोर्ट रिलीज कौन करता है, तो ये रिपोर्ट रिलीज करता है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। 2016 से इन्होंने ये रिपोर्ट जो है पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था और उसके बाद से ये रिपोर्ट हर साल एनुअली इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी ये आप लोग एक बार पढ़ लेना। फिर ये कुछ की इंडिकेटर्स हैं जिस पे इंडिया का क्या परफॉर्मेंस रहा वो लिखा हुआ है। अब ये हमने रटना नहीं है, ये हमारे किसी काम का नहीं है, बस एक बार आप लोग अपनी नॉलेज के लिए इसको पढ़ लेना, ठीक है। दैट इज इट। इसके बाद आ जाओ, यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट है जो कि है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस स्कीम को ना आपका जून 2015 में लॉन्च किया गया था और इस साल यानी कि 2025 में ना इसको 10 साल हो चुके हैं। इस वजह से ये चीज़ जो है न्यूज़ में बनी हुई है। अब ये जो स्कीम है ना, इसको लॉन्च इसलिए किया गया था ताकि जो आपके अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, शहरी जो इलाके हैं जहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन है, उन इलाकों में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ला सके, थोड़ा सा उसको ठीक कर सके, ठीक है, उन इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा सा डेवलप कर सके। इस वजह से ये जो चीज़ है ना, ये आपकी न्यूज़ में बनी हुई है। समझ में आ गया? नाउ अब इस स्कीम में क्या किया था हमने, 500 सिटीज़ टाउन्स जो हैं उनको सिलेक्ट किया था और वहाँ पे हम लोगों ने पानी की जो पाइपलाइन होती है वो पहुँचाया, सीवेज सिस्टम जो है वो बनाना शुरू किया, जो बारिश के पानी का जो ड्रेनेज होता है वो बनवाया,
साथ ही आपके जो पार्क्स होते हैं, ग्रीनरीज होती है अर्बन एरियाज में, वो बनवाए। और साथ ही जो आपके फुटपाथ, साइकिल ट्रैक होते हैं, जो आपके नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट होते हैं ना, जो आपके किसी मोटर से नहीं चलते, नॉर्मल ह्यूमन पावर से या एनिमल पावर से चल सकते हैं, वो जो पाथ है वो डेवलप किए इस स्कीम के अंदर, ठीक है। तो ये इस स्कीम का मेन काम था। नाउ जब भी आप कोई स्कीम पढ़ रहे हो कहीं भी, आपको पता होना चाहिए कि वो जो स्कीम है ना वो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। ये यूपीएससी पूछता है किसी भी स्कीम के रिगार्डिंग। तो अगर आपने ये स्कीम पूरी पढ़ ली, सारी नॉलेज है आपके पास, पर आपको ये नहीं पता कि किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, तो वो नॉलेज जीरो है, क्योंकि वो पूछा जाता है किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। तो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दूसरा, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब होता है कि इस स्कीम में सेंटर प्लस स्टेट मिल के पैसा देंगे इस स्कीम को चलाने के लिए, ठीक है। नाउ अब इस स्कीम में जैसा मैंने आपको बताया 500 सिटीज और टाउन्स को सिलेक्ट किया जाएगा और उसमें डेवलपमेंट किया जाएगा उनके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। वाटर सप्लाई, आपका सीवेज सिस्टम हो गया, सेप्टेज मैनेजमेंट हो गया, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज हो गया, ग्रीन स्पेसेस एंड पार्क्स एंड नॉन मोटराइज्ड अर्बन ट्रांसपोर्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताती हूँ क्यों। इसके बाद ना ये स्कीम बढ़िया काम कर रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। फिर गवर्नमेंट के दिमाग में आया कि थोड़ा सा ना इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं इसके स्कोप को। फिर 2021 में आपका अमृत 2.0 आया, जो कि इसी का एडवांस वर्जन है, ठीक है। अब यहाँ हमने 500 सिटीज ली थी, इधर हमने 4700 टाउन्स ले लिए, ठीक है। वहाँ पे जैसा सब कुछ हमने वही किया, लेकिन इसका स्कोप थोड़ा सा बढ़ा दिया। जैसे इस वाले में हमने पानी की पाइपलाइन डाली थी, ठीक है। इस वाले में हमने क्या किया, हर घर में 100% पानी का सप्लाई का टारगेट हमने रखा कि पानी पहुंचना ही चाहिए। हर घर में 100% सीवेज सिस्टम का टारगेट हमने रखा। इसके बाद हमने क्या किया, जैसे यहाँ पे आपका नॉन मोटराइज्ड अर्बन ट्रांसपोर्ट था कि आपके साइकिल ट्रैक्स जो हो गए उनको डेवलप करना, यहाँ पे वो चीज़ हटा दी गई हम लोग 2.0 में। सिर्फ यही थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है। पहला बदलाव तो यही है कि आपके जो अर्बन ट्रांसपोर्ट पार्ट था, साइकिल ट्रैक, फुटपाथ, वो इसमें शामिल नहीं है। हमने सोचा कि उसको किसी और स्कीम के अंडर फर्दर डेवलप किया जाएगा। अभी फिलहाल इसके स्कोप से इसको हटा देते हैं, तो अमृत 2.0 स्कीम के स्कोप से उसको हटा दिया गया, ठीक है। साथ ही आपका इसमें चीज़ें और भी इंक्लूड की गई, जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको रिजुविनेट किया जाएगा, जो तालाब हैं, झील हैं, उनको थोड़ा सुधारा जाएगा। बारिश का पानी कलेक्ट करने के लिए थोड़ा रेन वाटर हार्वेस्टिंग कुछ किया जाएगा, पानी को रिसाइकिल करने के लिए कुछ किया जाएगा। तो ये 2-3 चीज़ें अमृत 2.0 में ऐड कर दिया गया, बस यही था, ठीक है। इसके बाद बात करें, वही बात कर रहे हैं कि ये जो है ये फोकस करता है वाटर एंड सीवेज सिस्टम पे, जो कि प्रोवाइड करता है टैप वाटर टू ऑल हाउस होल्ड। हर घर में पानी पहुंचना चाहिए, सीवेज सिस्टम इंप्रूव होना चाहिए आपका हर घर में। इसके बाद अब इसके कुछ मेजर कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि पहला है पेयजल सर्वेक्षण। अब ये ना एक कंपटीशन टाइप सर्वे है जो हर शहर में होता है। इसमें चेक किया जाता है कि सिटी का वाटर सप्लाई, पानी का रीयूज, सीवेज सिस्टम, वाटर बॉडीज का कंजर्वेशन कितना अच्छा चल रहा है। बेसिकली एक स्कोर कार्ड देता है सिटीज को बेस्ड ऑन उनके पानी और सैनिटेशन की सर्विसेज कैसी हैं, ताकि सिटीज आपस में थोड़ी कंपेटिटिव रहे और आप सुधार करती रहे, ठीक है। दूसरा आपका बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। ये लोगों के माइंडसेट को बदलने के लिए अवेयरनेस कैंपेन है, मोटिवेट करने के लिए कि पानी बचा कर रखो, पानी का यूज अच्छे से करो, ये सब वाटर एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो जैसे इसमें हम पोस्टर्स, सोशल मीडिया कैंपेन्स या स्कूल में छोटे छोटे प्रोग्राम्स रखते हैं बच्चों को अवेयर करने के लिए, इस वजह से इसको लाया गया था। फिर आपका टेक्नोलॉजी सबमिशन। अब इसमें क्या होता है, स्टार्टअप्स और प्राइवेट कंपनीज को एनकरेज करते हैं हम लोग, ताकि वो नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करें वाटर और सैनिटेशन सेक्टर में। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लोग एक्सपर्ट्स की कमेटी बिठाते हैं, एक्सपर्ट पैनल के थ्रू पायलट प्रोजेक्ट सिलेक्ट किए जाते हैं। तो इस तरीके से इन पे जो है काम किया जाता है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है आपका एक छोटा सा, जैसे हम लोग किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने से पहले उसको टेस्ट नहीं कर लेते हैं कि ये चीज़ ठीक से काम करेगी कि नहीं करेगी, तो छोटा ट्रायल या छोटा टेस्ट प्रोजेक्ट जो है नए आइडियाज़ के थ्रू डेवलप किया जाता है। फिर अगर वो ठीक से काम करता है रियल लाइफ कंडीशन में, फिर उसको बड़े लेवल पे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के काम यहाँ पे होते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो। इसके बाद इसका मिशन वही है जैसे मैंने आपको बताया, यूनिवर्सल वाटर सप्लाई, 100% सीवेज सिस्टम, वाटर सिक्योर सिटी, जिससे पानी को लेके जो क्राइसिस चल रही है वो क्राइसिस खत्म की जा सके और अच्छे से उसमें इंप्रूवमेंट लाया जा सके। फिर इसके कुछ अदर फीचर्स भी है। पहला तो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। तो इसका मतलब आपको पता ही है, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कंपनीज को मिलकर ये प्रोजेक्ट जो है बनाना पड़ेगा। तो अमृत 2.0 में जो रूल है ना वो ये है कि 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन वाले सिटीज़ में आपको
पीपीपी प्रोजेक्ट्स जो है मैंडेटरी है, यानी कि गवर्नमेंट को किसी ना किसी प्राइवेट कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके प्लान बना के मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है आपका आउटकम बेस्ड फंडिंग, यानी कि आपको ना पैसे तभी मिलेंगे जब टारगेट्स अचीव करने का आप रोड मैप सबमिट करते हो। जैसे आज मैंने आपको 100 रुपये दिए इस स्कीम पे लगाने के लिए, उस 100 रुपये में मुझे आप 10 दिन में कितना अचीवमेंट करके दिखाते हो, कितनी प्रोग्रेस है वो दिखाओ, उसके बाद जाके मैं आपको आगे के पैसे दूंगी। समझ में आ गया? अगर आपने मुझे सबमिट किया है कि आज की तारीख तक 20% इसमें हम लोग कर लेंगे कुछ इस स्कीम में इम्प्रूवमेंट, तो वो अगर है 20% अचीव कर लिया है आपने, मुझे उतना आउटकम दिख रहा है, तब मैं आगे और इन्वेस्ट करूँगी। समझ में आ गया? तो ये हो गया आउटकम बेस्ड फंडिंग। इसके बाद है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यानी कि जो आप जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे लोकल लेवल पे लोगों का पार्टिसिपेशन लो, लोगों का अनुभव, उनका जो एक्सपीरियंस है, किस तरीके से पानी की समस्याएं दूर हो सकती हैं, क्या उनकी एक्चुअल समस्याएं हैं, वहाँ विमेन है जो लोकल कम्युनिटी है उनकी हेल्प लेके उन प्रॉब्लम को दूर करो जो एक्चुअल नीड है, जैसे की जा सकती है। समझ में आ गया? फिर आपका प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ वाटर, यानी कि वाटर के रिसाइकल रीयूज वगैरह पे फोकस करो, किस तरीके से ये हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स थे आपके इस स्कीम के। इसके बाद आ जाओ मॉनिटरिंग, यानी कि अब ये जो स्कीम है ना, इस पे देख रेख कैसे की जाएगी, ठीक है। मतलब कैसे चेक किया जाएगा कि जो काम प्लान हुआ है वो सही तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है, वो हो रहा है इम्प्लीमेंट कि नहीं हो रहा है। तो ये जो टारगेट है इस स्कीम को लेके, ये कैसे अचीव किए जाएंगे, कैसे इस स्कीम पे निगरानी रखी जाएगी। तो पहला तो है नेशनल लेवल, ये एक आपकी एपेक्स कम्युनिटी बनाई गई है। इसका जो चेयरपर्सन है वो आपका सेक्रेटरी होगा, किसका? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का। ये चीज़ ध्यान रखना। ये कम्युनिटी ओवरऑल स्कीम का गाइडेंस हो गया, अप्रूवल हो गया, प्रोग्रेस वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें रिव्यू करती है, ठीक है। फिर आपका स्टेट लेवल मॉनिटरिंग, तो हर स्टेट में एक स्टेट हाई पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी जो है ये आपकी बनाई जाती है। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। ये इंश्योर करती है कि स्टेट के जितने भी अर्बन एरियाज है वहाँ पे इस प्रोजेक्ट को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। समझ में आ गया? तो सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊँ, सेंट्रल लेवल पे सेक्रेटरी जो होते हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के, वो मॉनिटर करते हैं, और स्टेट लेवल पे चीफ सेक्रेटरी मॉनिटर करते हैं इस स्कीम को, ठीक है। इसके बाद है की अचीवमेंट्स। अब इस स्कीम से हमें क्या क्या अचीवमेंट देखने को मिली है इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद से? तो सबसे पहले तो वाटर एंड सीवर कनेक्शन हमें देखने को मिला है ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। एलईडी स्ट्रीट लाइट्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ग्रीन स्पेसेस एंड पार्क्स भी काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। तो ये एक बार आप लोग रीड कर लेना अचीवमेंट्स। इसके बाद अब हमें ना इस स्कीम में कुछ खामियां भी देखने को मिलती हैं, लिमिटेशंस भी हैं। जैसे कि पहला है इनएडिक्वेट हेल्थ आउटकम्स। तो इंडिया जो है ना बहुत ही ज़्यादा सीवियर इशू से डील कर रहा है, जैसे कि वाटर एंड सैनिटेशन हाइजीन प्रॉब्लम की वजह से ना हर साल हमें 2 लाख डेथ जो है ये देखने को मिलती है। दूसरा एनवायरमेंटल कंसर्न्स अनएड्रेस्ड। तो अमृत 1.0 जो था ना, इसका जो एम था वो था एयर पॉल्यूशन को कम करना, ठीक है। बट ये सक्सेसफुल आपका नहीं रहा। आपको पता है दिल्ली का, मुंबई का, स्टेट्स का AQI जो है वो कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो जिसके चलते गवर्नमेंट को एक नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 में लॉन्च करना पड़ा था इसके फेलियर की वजह से, ठीक है। इसके बाद आ जाओ इम्प्लीमेंटेशन डिलेज। तो कई स्टेट्स में जैसे कि बिहार हो गया, असम हो गया, इनमें हमें देखने को मिला है कि कई सारे ऐसे PPP प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें रेगुलर फंड आने के बावजूद भी वो प्रोजेक्ट जो है टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। समझ में आ रहा है? इम्प्लीमेंटेशन उनका ठीक से नहीं हो पा रहा है। फिर लिमिटेड कवरेज एंड स्कोप। तो अमृत जो है उसने इनिशियली क्या किया था, सिर्फ 500 सिटीज़ को कवर किया था वो, और जो स्मॉलर टाउन्स रह गए थे, स्मॉलर सिटीज़ जो है वो रह गए थे, ठीक है। तो ये एक ड्रॉबैक है। फिर है ओवरलैप विद अदर स्कीम्स। अब अमृत के जैसे ही ना स्मार्ट सिटीज़ हो गया, स्वच्छ भारत मिशन हो गया, इनका भी एम वही था, वाटर सैनिटेशन, स्वच्छ भारत रहे, ये सारी चीज़ें। तो एक ही चीज़ है, जैसे गंदा पानी है उसको हमें साफ़ करना है, एक ही चीज़ है। इसी चीज़ को हमने 3 डिफरेंट स्कीम्स के अंदर कवर कर दिया और एक ही चीज़ पे 3 बार हम लोगों ने फंड जो है एलोकेट कर दिया। तो ये हमारी इनएफिशिएंसी को दिखाता है, तो इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो बस वही है जो अमृत है, इसने क्या टारगेट किया था कि ये स्ट्रेंथन करेगा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्पेशली वाटर एंड सैनिटेशन के मामले में। और जैसे जैसे आगे टाइम जा रहा है हमें एक होलिस्टिक, एक पीपल सेंट्रिक अप्रोच की ज़रूरत है, जिससे हम अपने सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट का जो गोल है ना इसको अचीव कर पाएँ। समझ में आ गया? तो आई डोंट थिंक इसके नोट्स की ज़रूरत है आपको। इसमें आपको जो पढ़ना है, एक तो ये पता होना चाहिए इसके बारे में, लॉन्च ईयर एंड अमृत 2.0, दैट्स इट इज मोर देन इनफ, ठीक है। इससे मेन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, ये आपको सिर्फ पता होना चाहिए, प्री के ओरिएंटेड है ये, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, अब छोटी छोटी न्यूज़ेज हैं जिनको हमें कवर करना है फटाफट
फटाफट से। पहला है डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। अब जितने भी शॉर्ट न्यूज़ है ना, इनके भी नोट्स मैंने प्रिपेयर नहीं किए क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी शॉर्ट है, ठीक है। इसको एक बार आप लोग रीड करोगे ना, ईजी टू अंडरस्टैंड है, इससे शॉर्ट मतलब नहीं हो सकता है ये, ठीक है। तो इसी वजह से नहीं किए हैं। तो क्या है पहला, डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। इसको समझने से पहले ना हमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। तो इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो एक हाईवे है, ठीक है। तो वो जो हाईवे है ना आपका, वो DPI है। हाईवे क्या है आपका, DPI है, क्लियर है। अब उस हाईवे पे आपकी अलग अलग तरीके की गाड़ियाँ जो हैं वो चलती होंगी। अब वो जो गाड़ियाँ हैं ना, वो आपके ऐप्स और सर्विसेज से उनको रिप्लेस कर दो, ठीक है। हाईवे इज़ योर DPI एंड उस हाईवे पे जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो आपके ऐप हैं, सर्विसेज हैं अलग अलग, ठीक है। अब ये जो हाईवे है ये DPI हो गया, गाड़ियाँ आपकी अलग अलग सर्विसेज हैं। अब वो सर्विसेज होती हैं आपकी, जैसे आधार कार्ड बनवाना हो गया, UPI हो गया, डिजी लॉकर हो गया, ये जो सारी सर्विसेज है ना, ये सारी सर्विसेज आपकी DPI की वजह से पॉसिबल है। समझ में आया। तो DPI है क्या, DPI एक तरीके से आपका एक फाउंडेशनल सिस्टम है जो आपका एक्सेसिबल है, सिक्योर है, जिसका इस्तेमाल करके गवर्नमेंट जो है ना, जो आपकी असेंशियल पब्लिक सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड करती है। जैसे कि आधार कार्ड बनाना है, उसके बाद आधार कार्ड की जो आइडेंटिटी है उसके लिए, पेमेंट्स के लिए UPI है, डेटा शेयरिंग के लिए डिजी लॉकर हो गया। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये DPI का इस्तेमाल करके ही हो पाती हैं। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ गया। अब डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म भी DPI पर ही बनाया जाएगा, ठीक है। अब ये प्लेटफॉर्म है क्या, ये जो प्लेटफॉर्म है ना आपका, ये एक तरीके से फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए बनाया जा रहा है, ताकि किसी भी तरीके का फ्रॉड किसी के साथ भी ना किया जा सके। समझ में आ गया, पैसों को लेके। और ये कौन डेवलप कर रहा है, ये आपका RBI डेवलप कर रहा है। समझ में आ गया। तो ये RBI की सुपरविजन और गाइडेंस के बेसिस पे इस चीज़ को डेवलप किया जा रहा है। तो हमें DPIP क्लियर है, हमें DPI क्लियर है क्या है। अब एक बार और DPIP के बारे में अच्छे से समझते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, फ्रॉड, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, उसके रिस्क को कम करने के लिए इसको डेवलप किया जा रहा है। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच एक रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग को इनेबल करेगा। इसमें हमने बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की है, AI इस्तेमाल किया है, ML इस्तेमाल किया है। ML का मतलब होता है मशीन लर्निंग, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है ना इन सब चीज़ों के बारे में, तो इतना ज़्यादा डीप में घुसने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता चल गया एक फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है, ये फ्रॉड वगैरह से बचाने के लिए इसको डेवलप किया जा रहा है। बस ये कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। किसकी गाइडेंस में इसको डेवलप कर रहे हैं हम लोग, सेंट्रल बैंक RBI की गाइडेंस में इसको डेवलप किया जा रहा है। समझ में आ गया। तो ये सारी चीज़ें बस आपको ध्यान रखनी है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो हमें देखने को मिला जो 2024 है ना, 2024 में 12,230 करोड़ रुपीस का फ्रॉड देखने को मिला। 2025 में 36,014 करोड़ का फ्रॉड हमें देखने को मिला है। तो इतने सारे पैसों का फ्रॉड हो रहा है, जिसके चलते RBI ने डिसाइड किया है इसको डेवलप करने का। समझ में आ गया। तो इनिशियली जब इसको डेवलप करते हैं हम लोग किसी को भी, जैसे मैंने आपको पायलट प्रोजेक्ट के बारे में बताया था कि इनिशियली डेवलप होगा, तो जैसे 5-10 हो गए आपके बैंक्स, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक बैंक्स, उनसे कंसल्ट किया जाएगा, उनसे फीडबैक लिया जाएगा, फिर उसके बाद लेटर ऑन इसको और बड़ा डेवलप किया जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद इसके अलावा भी RBI ने बैंक फ्रॉड से बचने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं टाइम टू टाइम। तो पहला है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिसिकेशन। तो जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स होते हैं, UPI, कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, उनके लिए हमें 2 या 3 लेयर्स की सिक्योरिटी जो है मैंडेटरी होती है, ठीक है। जैसे ATM कार्ड से पेमेंट करना है तो कार्ड, पिन, फिर OTP हो गया। नेट बैंकिंग से करना है तो पासवर्ड डालो, फिर OTP डालो, मेल पे आएगा, आपके फ़ोन नंबर पे आएगा आपके। तो इस तरीके से ना ये पूरा जो सिस्टम है ये काम करता है। फिर जीरो लायबिलिटी फॉर कस्टमर्स। तो अगर फ्रॉड बैंक की गलती से हुआ है, सिस्टम फेलियर की वजह से हुआ है, अनऑथराइज्ड एक्सेस की वजह से हुआ है, या थर्ड पार्टी ब्रीच से हुआ है, तो कस्टमर का जीरो लायबिलिटी, यानी कि कस्टमर का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, सारा नुकसान जो है वो बैंक भरपाई करेगी। समझ में आ गया। कस्टमर के जो पैसे हैं ना वो उसको वापस कर दिए जाएंगे। फिर है बैंक.in एंड fin.in। ये क्या है आपका, तो RBI ने गाइडलाइंस दी है कि बैंक्स ओनली सिक्योर डोमेन्स यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके .bank.in जो भी बैंक होगा, SBI.bank.in और .fin.in। तो ये पर्पसली किया गया है ताकि यूज़र्स को समझ में आ जाए ये देख के URL कि अच्छा हाँ ये ठीक है, .in वाला है, ये सेफ़ है, ये सिक्योर है। समझ में आ गया। तो इस वजह से जैसे SBI का है sbi.co.in/sbi.bank.in, समझ में आ गया। HDFC का है hdfc.bank.in। तो इस तरीके से ये चीज़ें जो हैं काम करती हैं ताकि बैंक से रिलेटेड जो भी फ्रॉड हो रहे हैं उनको कम किया जा सके। इसके बाद है आपका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। अब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग समझो बहुत ध्यान से। होता क्या है ना, हर बैंक को RBI ये बोलता है कि आपके पास जो भी अमाउंट है ना उसका
XYZ परसेंटेज, वो परसेंटेज बैंक डिसाइड करता है, ठीक है। सपोज करो 10%, तो आपको अपने बैंक का 10% ना इन PSL सेक्टर्स को लोन देने के लिए यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। एक सेकेंड नीचे आ जाओ। अभी PSL सेक्टर्स हैं क्या, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हो गया, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, अदर्स। ये आपसे प्री में बहुत बार पूछा गया है, 2 से 3 बार तो ये पूछा ही गया है कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में इनमें से कौन से सेक्टर्स आते हैं। तो अगर आप में से पूछोगे इस पूरे आर्टिकल में आपको क्या पढ़ना चाहिए, तो आपको पूरे आर्टिकल में ये पढ़ना चाहिए, वो कैटेगरीज जो PSL प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर आते हैं। समझ में आ गया। नाउ अब ये है क्या, तो RBI ने मैंडेटरी रखा है कि आपको ना अपने बैंक का XYZ परसेंटेज इन सेक्टर्स को लोन देने के लिए रखना पड़ेगा, इन सेक्टर्स को लोन देना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो बैंक ऐसा नहीं रखती है कि बैंक PSL नहीं रखती है, तो इससे 2 चीज़ें होंगी। पहली चीज़ तो सबको पता है एग्रीकल्चर के साथ रिस्क एसोसिएटेड है। कल की डेट में कोई भी ऐसी वेदर कंडीशन आ गई जिससे फसल खराब हो गई किसानों की, तो किसान पैसे नहीं वापस कर पाएंगे, राइट। तो कोई भी बैंक उनको क्यों देगा लोन, समझ रहे हो मेरी बात। सिमिलरली जैसे कोई स्टूडेंट है, कॉलेज गया है, उसकी जो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी लोन होता है, मान लो अनफॉर्चुनेटली उसको नहीं मिली जॉब, नहीं रीपे कर पाया वो स्टूडेंट, उसके पेरेंट्स नहीं रीपे कर पाए, तो हर चीज़ के साथ रिस्क एसोसिएटेड है। तो इससे बचने के लिए कोई भी बैंक उनको लोन क्यों देगा, समझ रहे हो बात। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए RBI ने ये चीज़ रखी है कि आपको PSL सेक्टर्स को लोन देना ही देना है, दिस इज मैंडेटरी। समझ में आ गया। और ये आपके PSL सेक्टर्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूज़ में क्यों बना हुआ है। तो एक होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है आपका, SFB। जैसे आपके जो रेगुलर बैंक्स होते हैं ना, वो जिन लोगों को लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, जो आपके जिनकी सैलरी उतनी अच्छी नहीं होती है, जिनको लोन चाहिए होता है, या जो छोटे लेवल पे जिन्होंने बिजनेस शुरू किया होता है, उनको कोई भी जो कमर्शियल बैंक होते हैं बड़े बड़े, वो लोन नहीं देना चाहते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए RBI ने स्मॉल फाइनेंस बैंक को स्टैब्लिश किया था। क्लियर है ये चीज़, समझ में आ गया स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक का काम ही है उन लोगों की मदद करना जिनकी मदद कोई बैंक नहीं कर रहा है। तो ऑब्वियसली स्मॉल फाइनेंस बैंक किसी को भी लोन देने के लिए मना नहीं करते हैं, राइट, लोन दे देते हैं। तो पहले क्या था, स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो भी इनकम थी, अभी ANBC जो है ना, ऐसा मान लो टोटल इनकम जो भी बैंक की है, तो अभी हम मान लेते हैं जैसे टोटल इनकम इसकी 100 रुपये है, ठीक है। तो पहले क्या था, जैसे इसकी स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो 100 रुपये इनकम है ना, उसमें से 75% कितना हो गया आपका, 75 रुपीज़ कंपल्सरी था कि वो एज अ लोन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, हर बैंक को PSL को लोन देना होता है। अब कितना लोन देंगे, वो लोन का जो परसेंटेज होता है वो RBI डिसाइड करता है, ठीक है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में वो लोन परसेंटेज कितना था, 75% था। ये क्लियर है ये चीज़। और अब RBI ने क्या कहा है, अब जो नया रूल आया है RBI का, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अब जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना, उनको 75% ना PSL के लिए रख के सिर्फ 60% रखना पड़ेगा। तो जैसे पहले उनकी इनकम का 75% उनको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को देना होता था, अब उनकी इनकम का 60% है जो उनको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को एज अ लोन देना है, और 40% ऐसा है कि उनके बैंक में 40% रिजर्व होना चाहिए PSL सेक्टर को लोन देने के लिए। इस वजह से न्यूज़ में बना हुआ है। अब इसके ना आपको टेंशन नहीं लेना है, ध्यान से सुन लो एक बार और लास्ट टाइम। 100 रुपीज़ जो टोटल अमाउंट है, ANBC मीन्स टोटल अमाउंट, पहले उसका 75% PSL को देना पड़ता था, अब उसका 60% जो है PSL के लिए रखना पड़ेगा, जिसमें से 40% तो मैंडेटरी है कि आपके बैंक के पास वो फंड होने चाहिए 40% एट एनी गिवन पॉइंट, कि आप PSL सेक्टर को दे सको। समझ में आ गया लोन। तो इस वजह से ये जो चीज़ें न्यूज़ में बनी हुई है। अब बात करते हैं ANBC के बारे में। ANBC का मतलब होता है आपका एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। इतना दिमाग मत लगाओ, अभी आप जब इकोनॉमी पढ़ोगे ना, वहाँ पे स्टैटिक में एकदम क्लियरली पढ़ोगे आप ये चीज़। अभी के लिए ऐसा समझो कि बैंक की टोटल इनकम, नेट इनकम जो होती है बैंक की, दैट इज योर ANBC, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया हो। बाकी मैंने आपको PSL के बारे में समझा दिया। 1970s में इसको स्टैब्लिश किया गया था। क्यों स्टैब्लिश किया गया था, ताकि जो ऐसे लोग जो रह जाते हैं, जो ऐसे सेक्टर्स है जिनको लोन नहीं मिल पाते, उनको लोन मिल सके। बस ये
आप लोग एक बार रीड कर लेना, बाकी दिस इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये आपका ना इंडिया का फर्स्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है मैरीटाइम सेक्टर्स में, यानी कि ये अब आपका देखो, पहले ना ये सिर्फ कंपनी थी, सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक कंपनी थी, ठीक है, लेकिन अब ना आपका ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बन चुकी है एक तरीके से, जो कि अब मैरीटाइम सेक्टर्स जो होते हैं ना, शिप बिल्डिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, क्रूज से रिलेटेड, टूरिज्म से रिलेटेड, मैरीटाइम एजुकेशन से रिलेटेड, इन चीज़ों को लेके अब ये जो चीज़ है ये लोन दे पाएगी। समझ में आ गया? ये आपकी मिनी रत्ना कैटेगरी 1 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के अंडर आता है। अब मुझे पता है ये बहुत तो हो गया, जिनको इकोनॉमी नहीं पता है उनको बिल्कुल मिनी रत्ना के बारे में नहीं पता होगा, कुछ नहीं पता होगा, तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। गवर्नमेंट ओन जो कंपनीज होती है ना, जो सरकारी कंपनियाँ होती हैं, वो 3 कैटेगरीज में आपकी डिवाइडेड होती है, ठीक है। एक होती है मिनी रत्ना, एक होती है महारत्ना और एक होती है नवरत्ना। अब ये कुछ उनके क्राइटेरियाज होते हैं कि इनकी नेटवर्थ इतनी होनी चाहिए, प्रॉफिट इतना होना चाहिए, उस बेसिस पे इन तीनों को ये स्टेटस मिल जाता है, ठीक है। तो ये मिनी रत्ना कैटेगरी 1 की कंपनी है, ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये आपका प्री का क्वेश्चन बन सकता है 101%। ऐसा कई बार पहले पूछा भी जा चुका है, ठीक है, कि महारत्ना इनमें से कौन सी है कंपनी। तो इस जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं बता देती हूँ, मिनी रत्ना कैटेगरी 1 कंपनी है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। नाउ किसके अंडर आती है ये? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, ये आपको पता होना चाहिए, इसके अंदर आती है ये। अब ये रजिस्टर्ड हो चुकी है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की तरह आरबीआई के अंडर, ठीक है। अब ये क्या कर पाएगी? शिप बिल्डिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, क्रूज, टूरिज्म, मैरीटाइम एजुकेशन, इन सारे ही सेक्टर्स पे ये लोन दे पाएगी, उनको सपोर्ट कर पाएगी। तो अब इसमें जो मेन चीज़ आपको जो अभी समझ नहीं आई होगी वो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये क्या होता है। तो इसको अभी ऐसा समझो कि ये बैंक के जैसा ही होता है, जैसे बैंक लोन देती है, क्रेडिट फैसिलिटी देती है, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज देती है, सब कुछ वही है, लेकिन ये बैंक नहीं होते हैं। समझ में आ गया? अभी के लिए इतना समझो, अगर आपको इकोनॉमी नहीं है पता, बाकी ये पूरा एक टॉपिक है जो आप लोग इकोनॉमी में सेपरेटली अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। अभी समझने के लिए समझो कि दिस इज लाइक अ बैंक बट दिस इज नॉट अ बैंक, ठीक है। सारी बैंक की सर्विसेज वगैरह ये प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा भी मैरीटाइम सेक्टर्स को इंप्रूव करने के लिए टाइम टू टाइम और ज़्यादा इनिशिएटिव्स आए हैं। इनके नाम आपको पता होने चाहिए। क्यों पता होने चाहिए? क्योंकि ये ना आता है ऐसे, जैसे मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड ऐसे कौन से ऐसे एक्ट हैं जो डील करते हैं, या कौन से ऐसे ऐप हैं, इनिशिएटिव्स हैं, तो वो नीचे नाम आ जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि मैरीटाइम सेक्टर से रिलेटेड डील करता है, ठीक है। तो इस वजह से इन सबको एक बार आप लोग रीड कर लेना, ठीक है। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है इंडिजीनियस पोलार रिसर्च वेसल। तो सबसे पहले ना पोलार रिसर्च वेसल समझो ये होता क्या है। ये जो PRV है ना आपका, ये एक शिप होता है, एक जहाज होता है जो स्पेशली डिज़ाइन होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो आपके पोलर रीजन्स हैं, उनमें रिसर्च करने के लिए, ठीक है। इसमें साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो आपके समुद्र की गहराइयों को स्टडी करते हैं, आपके जो मरीन लाइफ होती है उसको स्टडी करते हैं, क्लाइमेट चेंज को, ग्लेशियर्स को, उन पे रिसर्च करने का काम, उनको स्टडी करने का काम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इंडिया ने ना अपना पहला इंडिजीनियस पोलर रिसर्च व्हीकल बनाने की तरफ एक स्टेप लिया है, जिसके लिए इंडिया की तरफ से गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, जो कि आपकी मिनी रत्ना कैटेगरी 1 कंपनी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। देखो मिनी रत्ना कैटेगरी 1 कंपनी एक और आपको पता लग गई, तो ये भी आप मार्क कर लेना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसने इंडिया की तरफ से कोलैबोरेट किया है नॉर्वे, कोंग्सबर्ग, ऑस्लो, मार्किंग एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन फॉर इंडियाज शिप बिल्डिंग सेक्टर, ठीक है। तो इनका अब एक MOU साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसके तहत ये जो आपका पूरा बनेगा PRV, इसके ऊपर रिसर्च करना, किस तरीके से इसको करना है, किस तरीके से ओशन स्टडी करना है, मरीन इकोसिस्टम समझना है, डीप सी एक्सप्लोरेशन में हेल्प करनी है, ये सारी चीज़ें इनको लेके हम लोग कोलैबोरेट करेंगे। समझ में आ गया? तो बस इसी वजह से ये न्यूज़ में बना हुआ है। PRV क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा? सिग्निफिकेंस ये होगा, जो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट ऑलरेडी आपके एंटार्क्टिका और आर्टिक रीजन में ऑलरेडी एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे उनकी हेल्प होगी और ज़्यादा। बाकी एक बार आप लोग ये रीड कर लेना, दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर ये इतना इंपॉर्टेंट होता ना तो इसके ऊपर प्रॉपर एक आर्टिकल बड़ा सा छप के आता, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया, इसका नाम मिनी रत्ना कैटेगरी 1 किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है वो, और ये इंडिया पहला अपना बना रहा है, स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए बस, ठीक है। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है रिपोर्ट ऑन वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स 2011-12 टू 2023-24। तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है ना, इसकी एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2011-12 से 2023-24 तक इंडिया का जो एग्रीकल्चर और उससे जुड़े हुए जो सेक्टर्स है ना, उनमें काफ़ी ग्रोथ हुई है। एग्रीकल्चर का जो ग्रॉस वैल्यू एडेड जो GVA आपका, वो ऑलमोस्ट 225% रहा है।
बढ़ा है इतना, और आपका ग्रॉस वैल्यू ऑफ जो आउटपुट है GVO वो आपका कुछ 54.6% है, कांस्टेंट से थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इसमें जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, इसके बारे में जानना। नाउ मैंने जानबूझ के इसके बारे में अभी आपको नहीं बताया है, इसके बारे में GDP GVA वगैरह जब आप लोग पढ़ोगे ना इकोनॉमी के स्टैटिक पार्ट में, वहाँ पे इस बॉडी के बारे में हम काफ़ी अच्छे से पढ़ोगे, सो डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे, अब एग्रीकल्चर एंड उसका कितना इंपॉर्टेंस है ये आप लोग एक बार रीड कर लेना। इसके बाद है मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। अच्छा, ये ना आप लोग कंप्लीटली स्किप भी कर सकते हो, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल, ठीक है। इसके बाद हाँ, तो मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, अब ये क्या है, तो ये आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है वो यहाँ पे लिखी हुई है, और इसको RBI और जो NABARD है वो एक साथ मिलके इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये जो स्कीम है ना, ये स्कीम फार्मर्स को लोन देने के लिए लाया गया था, क्योंकि फार्मर्स को कई बार लोन चाहिए होता है खेती करने के लिए, उसमें बीज डालने होते हैं, फर्टिलाइजर्स चाहिए होते हैं, मैन्योर्स चाहिए होते हैं, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, प्लस उनके घर का खर्चा भी होता है। तो वो सारी चीज़ें ताकि उनको मिल सके, इस वजह से इसको लाया गया था। अदरवाइज़ क्या होता है ना, फार्मर्स जो लोन पे लोग पैसे देते हैं ना, उनसे ले लेते हैं मनी लेंडर्स से, और वो काफ़ी हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, 10% 20%, विच इज़ वेरी वेरी हाई। तो उस चीज़ से बचाने के लिए वो ये लाए गए, ये गवर्नमेंट ये स्कीम लेके आई। तो पहले ना ये जो आपका इंटरेस्ट सबमिशन स्कीम है, ये स्कीम फार्मर्स को शॉर्ट टर्म लोन यानी कि 1 साल तक के लोन जो मेनली खेती के सीजन्स के लिए होते हैं ना, वो सस्ते इंटरेस्ट पे दिलाती है, ठीक है। नॉर्मल बैंक का जो लोन इंटरेस्ट रेट होता है वो आपका 9 to 10% होता है। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि फार्मर्स को सिर्फ 7% इंटरेस्ट रेट पे ये लोन दिया जाएगा। क्लियर है ये चीज़? तो यही है आपका इंटरेस्ट सबमिशन स्कीम। नाउ 2006-07 में ना ये जो स्कीम आपकी चल रही थी ना, इसी को गवर्नमेंट ने और अपडेट किया और इसका नाम रख दिया मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। तो इसी का अपडेटेड वर्जन है ये, ठीक है। अब इसमें क्या किया, इसमें वही कि आप इस स्कीम को 2025-26 तक कंटिन्यू रखेंगे, ये चीज़ बोली गई। तो ये सेम ही है, इसी स्कीम को बस एक्सटेंड कर दिया 2025-26 तक। तो वही है मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। बाकी एक बार आप लोग रीड कर लेना, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। अब ये जो बॉडी है ना, ये एक आपकी इंटरनेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो मेनली सेमी एरिड एरियाज यानी कि जहाँ बारिश कम होती है, ज़मीन सूखी होती है, वहाँ पर खेती कैसे हो सकती है उसके ऊपर रिसर्च करती है ये बॉडी, ठीक है। इस बॉडी का एम ही यही है कि सूखे और जो गरीब इलाके हैं वहाँ पे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलप हो सके। समझ में आ गया? इस वजह से इस बॉडी को स्टैब्लिश किया गया था। नाउ ये न्यूज़ में इसलिए बना हुआ है क्योंकि ये बॉडी ना आपके RIS रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, इसके साथ मिलकर एक नया सेंटर लॉन्च किया है इन्होंने, और इस वजह से ये जो चीज़ है ये न्यूज़ में बनी हुई है, ठीक है। अब आपको ना इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानना, आपको इस बॉडी के बारे में पता होना चाहिए कि नॉन प्रॉफिट रिसर्च सेंटर की तरह इसको स्टैब्लिश किया गया था। क्या इसका पर्पस है, ग्लोबल फुटप्रिंट क्या है, अचीवमेंट क्या है, दैट इज़ इट। इसके अलावा और आपका कुछ यहाँ पे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद एक बार हम ये देख लेते हैं कि इन्होंने एक MOU साइन किया है, इन्होंने, ठीक है। अब MOU जो साइन किया उसका नाम क्या है, दक्षिण डेवलपमेंट एंड नॉलेज शेयरिंग इनिशिएटिव्स। अब ये एक प्लेटफॉर्म होगा जहाँ ग्लोबल साउथ के कंट्रीज जैसे इंडिया हो गए, अफ्रीका हो गए, एशिया के डेवलपिंग नेशंस हो गए, वो एग्रीकल्चर, इनोवेशन, कोलैबोरेशन एंड नॉलेज एक्सचेंज कर पाएंगे। समझ में आ गया? अब ये जो इनिशिएटिव है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि RIS जो है ना, ये जो बॉडी है रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, ये न्यू दिल्ली बेस्ड ऑटोनोमस पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसी वजह से ये इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बेसिकली ये इंडिया का एक प्रोग्राम है जो साउथ कॉपरेशन को स्ट्रेंथन करता है, यानी डेवलपिंग कंट्रीज को आपस में टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट एरियाज में ताकि डेवलपमेंट रिलेटेड जो भी नॉलेज हो वो ये सब कुछ शेयर कर सके, इस वजह से इसको लाया गया है। समझ में आ गया? ये मैंने आपको बता दिया, यानी कि इंडियन बॉडी है, ये मेनली आपके इंटरनेशनल इकोनॉमिक इशूज़, डेवलपमेंट कॉपरेशन, ग्लोबल साउथ के लिए रिसर्च वगैरह करने का ये काम करती है, ठीक है। सो दैट वाज इट। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आज हम लोगों ने जितने भी ये शॉर्ट्स न्यूज़ पढ़े रहे हैं इनमें से कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है डायरेक्टली। इनडायरेक्टली है कि किसी जैसे मिनी रत्ना कंपनी का नाम लिखा था, अब वो आपको पता होना चाहिए, कभी पूछा जा सकता है, तो मिनी रत्ना कंपनी का नाम पता चल गया या कुछ। अदरवाइज आज जो भी हमने छोटे छोटे आर्टिकल्स पढ़े हैं ये इतने इंपॉर्टेंट थे नहीं, ठीक है। इसके बाद ये है सिर्फ उनमें जो इंपॉर्टेंट है नेशनल टर्मरिक बोर्ड, इसके बारे में मैंने आपको जनवरी वाली मैगजीन में भी पढ़ाया था।
अब एक क्यों है न्यूज़ में बना हुआ, तो हेडक्वार्टर्स जो है नेशनल टर्मरिक बोर्ड का वो इनॉग्रेट किया गया निज़ामाबाद तेलंगाना में। अब इस पूरे आर्टिकल में अगर आप मेरे से पूछोगे ना दी इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो ये हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है और दूसरा ये मिनिस्ट्री किसके अंदर आता है ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानना। ठीक है, अब इस बोर्ड के बारे में समझते हैं। तो इसका एम वही है कि ये बोर्ड जो है हल्दी टर्मरिक सेक्टर का ओवरऑल डेवलपमेंट और प्रमोशन करेगा। ठीक है, हल्दी से रिलेटेड जो भी रिसर्च है, एक्सपोर्ट्स है, फार्मर्स इनकम बढ़ाना हो गया, सप्लाई चेन सुधारना हो गया, उनमें काम करेगा। साथ ही आपका जो स्पाइसेस बोर्ड और दूसरे गवर्नमेंट एजेंसीज है ना, उनके साथ ये बोर्ड जो है कोऑर्डिनेशन करके काम करेगा। ठीक है, इसके कंपोजिशन की बात करें तो चेयरमैन जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। मेंबर्स जो होंगे इसके वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, एग्रीकल्चर, फार्मर्स वेलफेयर, फार्मास्यूटिकल्स वगैरह से आएंगे। जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो 3 स्टेट्स के सीनियर ऑफिसर्स होंगे रोटेशन के बेसिस पे। इंस्टीट्यूशंस एंड फार्मर्स की बात करें तो रिसर्च इंस्टीट्यूट, टर्मरिक फार्मर्स एंड एक्सपोर्टर्स होंगे। सेक्रेटरी डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स अपॉइंट करेगा। क्लियर है ये चीज़, इतना ही है बस। अब इसका काम क्या है, इसका काम वही है बेटर क्वालिटी और हाई यील्ड टर्मरिक डेवलप करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करना, प्रोसेस्ड टर्मरिक प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट तक ले जाना, टर्मरिक के जितने भी फ़ायदे हैं, हेल्थ से रिलेटेड मेडिसिनल बेनिफिट्स जो हैं उनको हाईलाइट करना। तो ये सारी चीज़ें जो है ये करेंगे। ठीक है, अब टर्मरिक के बारे में ना ये आपको पता होना चाहिए, ये आपसे प्री में पक्का पूछा जा सकता है कि टर्मरिक को गोल्डन स्पाइस भी कहते हैं, कितना क्लाइमेट चाहिए होता है, किस तरीके का सॉइल वो प्रेफर करता है और हेल्थ बेनिफिट्स क्या है। ठीक है, साथ ही ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्री के लिए कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर है किसका, टर्मरिक का। ठीक है, 30 वेराइटीज टर्मरिक जो है वो ग्रो होती है ओवर 20 स्टेट्स इन द आर कंट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। फिर इसके प्रोडक्शन को लेके है कौन से स्टेट्स ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको ना प्री के पर्पज़ से पता होना चाहिए, एक बार आप लोग रीड कर लेना। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे नैनो फर्टिलाइजर्स, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो नैनो फर्टिलाइजर्स ना आपके नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनाए जाते हैं। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो 100 नैनोमीटर से भी कम साइज़ के होते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स को इनकैप्सुलेट करके यानी कि कवर करके कोट करके रिलीज़ करते हैं। तो मतलब फर्टिलाइज़र जो होता है ना आपका वो प्लांट तक कंट्रोल्ड और स्लो रिलीज में न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। इससे ज़्यादा अब्सॉर्प्शन होता है और कम वेस्टेज होता है आपका, समझ में आ गया। नाउ इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ये जो बॉडी है ना, इस बॉडी ने 2021 में दुनिया का पहला नैनो लिक्विड यूरिया जो है वो लॉन्च किया था, समझ में आ गया। ये चीज़ आपकी यहाँ लिखी हुई, ये आपको प्री के पर्पज से ना पता होना चाहिए। ठीक है, एंड फिर 2023 में नैनो डीएपी इसने लॉन्च किया था। अब इसने क्या किया है, अपना पहला ओवरसीज नैनो फर्टिलाइजर प्लांट ब्राज़ील में सेट किया है, इस वजह से ये बॉडी न्यूज़ में बनी हुई है। अब नैनो फर्टिलाइजर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो सस्टेनेबल फार्मिंग होती है, कम सॉइल और वाटर पॉल्यूशन होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है आपका, कम क्वांटिटी में ज़्यादा रिजल्ट में देखने को मिलता है, प्लांट्स को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, नॉर्मल फर्टिलाइजर्स की तरह एक्सेस रन ऑफ नहीं करता, ये वेस्टेज ज़्यादा नहीं करता। ठीक है, और बार बार फर्टिलाइजर अप्लाई करने की इसमें हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस वजह से ये जो नैनो फर्टिलाइजर है इतना ज़्यादा अच्छा होता है फार्मिंग में। ठीक है, तो ये था आज का पूरा टॉपिक एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल दीज लवली कॉमेंट्स। आज जो भी हम लोगों ने पढ़ा इसमें सिर्फ हमारा जो स्टार्टिंग का था वही इंपॉर्टेंट था, बाकी जो न्यूज़ इन शॉर्ट्स है वो एक बार आप लोग पढ़ लेना। आई एम ऑनेस्टली सेइंग दिस, इसमें से आज हमने जितना पढ़ा है ना, 1-2 चीज़ें जैसे वो टर्मरिक बोर्ड हो गया, नैनो फर्टिलाइजर हो गया, इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। और PSL प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ठीक है, ये जो मैंने आपको पढ़ाते टाइम भी बोला कि ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ इट। इसमें शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत नहीं है और आपको पूरा आर्टिकल पढ़ने के लिए नहीं बैठना है। ठीक है, आपने एक बार एक्सप्लेनेशन सुन लिया, जितना सुन लिया दैट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, इसमें से कुछ भी मेंस के ओरिएंटेड उतना था नहीं, प्री ओरिएंटेड ही थे सारे के सारे। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आई प्रॉमिस कि मैं आज से डेली शाम में 7 बजे आपको इसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी विजन IAS मंथली मैगजीन की। ठीक है, नाउ मुझे चाहिए बस आप लोगों का सपोर्ट। डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस विद योर फ्रेंड, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूँ डेली वीडियो लाने के लिए, है ना। कोई डाउट हो, कुछ समझ में ना आया हो, देन डू लेट मी नो। ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। एंड एक चीज़ और मुझे आप लोगों से करनी थी बात, वो ये करनी थी, अगर आप में से कोई भी अगर थंबनेल बना सके मेरे लिए विजन IAS की जो सीरीज़ हम कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग, जो आपकी क्रिएटिविटी हो, जो आपको ठीक लगे उसके रिगार्डिंग, पर प्लीज़ मेरे से ये मत बोलना कि दी आप कितने पे कर पाओगे, कितने चार्जेस होंगे। मैं नहीं अभी पे कर पाऊँगी, मैं कुछ आपको अमाउंट नहीं दे पाऊँगी अभी। लेकिन द मोमेंट आई गॉट माई फर्स्ट अमाउंट ना, जैसे ही मुझे यूट्यूब से कुछ भी पहला अमाउंट रिसीव होता है, मैं सबसे पहले आप ही को पे करूँगी। ठीक है, लेकिन मैं अभी नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, सो मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़, अगर आप में से कोई भी अगर हो, अगर मुझे मेल कर सके इसके रिगार्डिंग, थंबनेल के रिगार्डिंग, प्लीज़, ये मेरी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी मेरे लिए। एंड थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।